जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। मैं राकेश कुमार राय आपको आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। अगला है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने की? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। आगे देखते हैं। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तीर्थ, समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंडोकोट्स कहा गया था। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए, प्लिनी हो गया, जस्टिन, स्ट्रेबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंडोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है कौन है? तो जस्टिन है। कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं। कौन है? तो राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, ये राज्य के अंग हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। किसका प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है किसकी? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है तो बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी कौन था? तो चंद्रगुप्त था। मालवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अवशिला लेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकोस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था किसने? तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकोस को पराजित किया था। कब? तो 305 ईस्वी ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है तो ये जो मानचित्र है किससे संबंधित है? तो अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से। ठीक है,
चलिए, अब है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म स्थापना की तो अशोक ने। अफगानिस्तान हो गया, बिहार हो गया, श्रीलंका हो गया, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनामपिरी की उपाधि से। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तीर्थ बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ थे। रज्जुक थे तो मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिलों को। अग्राहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो अग्राहारिक थे। अगला है अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काक नाम। चलिए आगे देखते हैं। स्थान है आपका कौशाम्बी, ठीक है, जो स्मारक घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राणाभर स्तूप है। सारनाथ में धम्मिक स्तूप है। श्रावस्ती में सहित महित स्तूप है, सहित महित है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद है अशोक के शिलालेखों, ठीक है, में प्रयुक्त भाषा यानी इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। आगे है आपका कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी। मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है तो शाहबाजगढ़ी याद रखिएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखिएगा। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले उसके बाद है, सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किया था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो अनुराधापुर था है। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? तो अशोक का। चलिए, वह उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है वो कंगन हल्दी है। अशोक का रुमिन स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। उसके बाद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको तब समझ में आएगा। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है
भ्राबू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है यानी रॉक एडिक्ट में है वो है शिलालेख 13। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। उसके बाद है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं 2 और 13, याद रखिएगा। चोल, पांड्य, सतीयपुत तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है तो वो है सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो 5वां स्तंभ अभिलेख में ये उल्लेख पाया गया है। टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय, जिसको कहते हैं तुर्मय, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। तो छोटा कर लेते हैं। चलिए, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वो थे मौर्य सम्राट। अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है वो है सोहगोरा ताम्र पत्र में ये उल्लेखित है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए जो सजा दिया जाता था वो था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सत्य कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज के इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी तो मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तो मेगास्थनीज की इंडिका है। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता का। मौर्य युगीन अधिकारी जो तोल माप का प्रभारी था उसको कहते थे पोतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था मार्ग निर्माण में। पंकोदक सनिरुद्धे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। सही सुमेलित है अधिकारी आपका ये कार्य है। तालार का काम था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ये थे। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी रहते थे। शस्त्राधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलादीप चुंगी का सुरक्षक। अब आइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्मस्थी एवं कंटक शोधन।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंश इतिहासों में तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध एवं सूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है तो अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के आत्रियों का सही क्रम है मेगस्थनीज, फायान, ह्वेनसांग एवं इत्सिंग। व्यक्ति दिया है इधर नाम दिया है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम था सेंडोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी या पेरिदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। शुक वंश के विषय में सत्कथन है। अंतिम मौर्य व शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन टैक्स। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक ने, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है वह है आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की द्वार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। सही सुमेलन है सारनाथ, लोयन कैपिटल ऑफ अशोक। लायन कैपिटल ऑफ अशोक होगा। सही सुमेलन है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग जो नालंदा में है। और मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है जो परखम से है। तो दोस्तों ये था आपका मौर्यकालीन से आने वाले प्रश्न। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।